नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? मतलब कि हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे कितने होते हैं? यहाँ पे 8 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। तो ये जो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, अगला यहाँ पे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों मतलब एससी की बताना है का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पे बताना है एससी की जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करते हैं नियमित रूप से जो है 1881 में स्टार्ट होती है, जब लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय जो है नियमित रूप से 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। ये जो है 1881 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जो जनसंख्या है सबसे अधिक कौन से राज्य में थी, ये बताना है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया, हरियाणा दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और पंजाब दिया है। तो ये जो है पंजाब में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस समय अगर 2011 की गणना के अनुसार देखें लगभग 19 करोड़ थी, याद रखिए। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो है एससी की जनसंख्या की बात हो रही है तो 20,13,78,086 थी जनसंख्या। अगर पूरी जनसंख्या की देखी जाए तो 16.66% थी इसकी जनसंख्या एससी की। ठीक है, पूरे भारत में। अब यहाँ पे बात करते हैं एससी की जनसंख्या का अधिकतम अनुपात प्रतिशत में अगर देखा जाए तो जो है पंजाब राज्य में 31.9 का है, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश 25.2% है, पश्चिम बंगाल का 23.5% है, उत्तर प्रदेश का 20.7% है, हरियाणा का 20.2% है। ठीक है, और राज्यों की जनसंख्या की अनुसूचित जातियों का न्यूनतम जो अनुपात अगर बात करते हैं तो मिजोरम का 0.1%, इसके बाद जो है मेघालय 0.6%, गोवा का 1.7%, दादर नागर हवेली की बात करते हैं तो 1.8% और दमन और द्वीप की बात करते हैं 2.5% है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, किसकी अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या जो है सबसे उत्तर प्रदेश में, वैसे अगर जो है पंजाब में है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया प्रति इकाई कर यानी कि यूनिट टैक्स क्या है? तो ये जो है वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर बात करते हैं इस बार जो बजट पास हुआ है उसमें 12 लाख तक का टैक्स जो है फ्री कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है प्राकृतिक तटबंध। तो ये जो है नदी के निक्षेपण स्थल रूप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया रेन गमा प्रमुख रूप से का लोक नृत्य है। तो ये जो है नागालैंड का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो यहाँ पे बताना जो नागर शैली के मंदिर बनते हैं वो किधर बनते हैं। तो यहाँ पे पूर्वी भारत दिया है, उत्तर भारत दिया है, पश्चिमी भारत दिया है और दक्षिण भारत दिया है। तो ये जो है उत्तर भारत में बनते हैं नागर शैली में। ठीक है, और अगर बात करते हैं दक्षिण भारत में कैसे बनते हैं तो द्रमण शैली में बनते हैं, द्रमण शैली में बनते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं बेसर शैली में जो बनते हैं उत्तर और दक्षिण के बीच में जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं बेसर शैली में। ठीक है, कुल मिला के अगर एक ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा जो राम मंदिर बना है वो कौन से शैली में बना, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि जो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर बना है वो कौन सी शैली में बना है। ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, चंबल दिया है, साबरमती दिया है, लूनी दिया है, बनास दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और घराने से संबंधित थे। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, किराना, आगरा, पटियाला और ग्वालियर। तो ये जो है किराना घराने से संबंधित थे। ठीक है, इनको जो है 2008 में भारत रत्न दिया गया था। अगर पूछ लिया जाए अभी तक भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 53 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, 53 लोगों को दिया जा चुका। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो 1954 में होती है और मरणोपरांत 1955 में प्रस्ताव पारित होता है। सबसे पहले 1966 में जो है किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं 53 लोगों को दिया गया। अगर बात करते हैं 2024 में जो है कितने लोगों को दिया गया भारत रत्न, तो 5 लोगों को। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। अब यहाँ पे 5 लोगों कौन कौन से, तो पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर जी का। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी का। दूसरा नाम आप याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक भी बोले जाते हैं। तीसरा नाम आप याद रखिएगा, तीसरा नाम कौन सा है, तो तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये जो है उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और जो है सबसे कम समय के जो है प्रधानमंत्री भी रहे। उसके अलावा बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। और 5वां जो बन जाता है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, 2024 में। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड में आता है पद्म पुरस्कार। जो भारत रत्न के बाद सेकंड पे जो आता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान में, वो पद्म पुरस्कार आते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है इस बार 139 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 139 लोगों को। ठीक है, 139 लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें से जो है 7 जो है क्या है, पद्म विभूषण है। ठीक है, 3 कैटेगरी में 1955 में इसको बांट दिया गया था। 7 जो है पद्म विभूषण है। और अगर बात करते हैं 19 जो है, 19 क्या है, तो पद्म भूषण है। और जो है 113 क्या है, तो 113 पद्म पुरस्कार है। ठीक है, इतने चीज़ें आपको पद्म श्री जो है 113 है, याद रखिएगा। अगर आपने पद्म पुरस्कार के बारे में संपूर्ण वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। अगला प्रश्न दिया, संयुक्त राष्ट्र मतलब कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो महाद्वीप जो है दूसरा जो हो गया है वो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका हो गया है। और ये जो है अफ्रीका संघ जो है उसमें भी G20 में भी शामिल है। ठीक है, G20 में भी शामिल है। उसके अलावा बात करते हैं कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण बन जाती है, महाद्वीप किसको कहते हैं। देखिए, जैसे आपने अगर गांव में देखा होगा, जब किसी की खेती है मान लो इतनी, और यहाँ पे कहीं पे टापू है और इसके आस पड़ोस में जो पानी भर जाता है ये टापू जो बचता है उसको द्वीप बोला जाता है, और बड़े आकार में जो बचता है उसको महाद्वीप बोल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप महाद्वीप की परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संबंधित है। तो यहाँ पे दिया एसएससी की स्थापना से, एनटीए की स्थापना से, एनटीए एसएससी की स्थापना से, और यूपीएससी और एसपीसीएस की स्थापना से। तो ये जो है आपको जब याद रखना है, अनुच्छेद 315 जब पूछा जाए तो आपको याद रखना है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होता है उससे संबंधित है, राज्य सेवाएं जो होती हैं उससे संबंधित है। इसका अनुच्छेद 315 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी की स्थापना तो जो हुई थी 1926 में। ठीक है,
और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन है। ठीक है, प्रीति सूदन ये जो है हाल ही में अभी बनाई गई थी यूपीएससी की अध्यक्ष। उसके अलावा अगर बात करते हैं एसएससी की स्थापना कब होती है, तो एसएससी की स्थापना 1975 में होती है। एनटीए की स्थापना जो है 2017 में होती है। ठीक है, ये जो है सब एजेंसी हैं जो परीक्षाएं कराती हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है खेतड़ी है और ये राजस्थान का है, याद रखिए राजस्थान में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने वर्णित किया था और इसने जो हड़प राज्य हड़प नीति भी अपनाई थी। अगला प्रश्न दिया, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो गिर आपको याद रखना, गिर मतलब गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। ठीक है, और गुजरात का ही गरबा जो नृत्य है, गरबा, इसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। उड़ीसा आपको इसलिए याद रखना है, उड़ीसा में अभी हाल ही में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है, कब से, तो 8 से लेकर 10 जनवरी तक किया गया था, 10 जनवरी तक। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार 18वां संस्करण था। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह अध्यक्षता की और ब्रह्म समाज का गठन किया, तो ब्रह्म समाज का आप ये अगर नहीं पता होता तो आप ब्रह्म समाज का जानते होंगे, राजा राम मोहन राय, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, कब की थी, तो 1821 में, 1821 में की थी इस सोसाइटी की स्थापना। उसके अलावा अगर बात करते हैं 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर बात करते हैं 1825 में वेदांत स्कूल की स्थापना की। ठीक है, वेदांत स्कूल की स्थापना की, इतना याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था, तो यहाँ पे 2011 के अनुसार पूछा। देखिए 2011 के अनुसार पूछा है, अगर पूछ लिया है 2021 की जनगणना जो है कब तक संपन्न कराने की उम्मीद है, तो 2027 तक संपन्न कराने की उम्मीद है। अगर आप मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो मैंने इसमें चर्चा किया था। उसके अलावा यहाँ पे लिंगानुपात पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो था वो केरल में था, और सबसे कम पूछ लिया जाए, कम अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ था, तो सबसे कम की जब बात आती तो आपको याद रखना हरियाणा। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में, और अगर पूछ लिया जाए सबसे कम, तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है, एशिया में स्थित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, रोटरडम। ठीक है, रोटरडैम जो है वो स्थित नहीं है, बाकी जो है ओसाका है, सिंगापुर है, शंघाई जो है एशिया में ही स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो ये जो शुरू हुआ था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं।
अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है? अगर आपने मेरी पॉलिटी की जितनी भी क्लासें हैं वो अगर आपने ठीक से देखी होंगी तो आपको ये प्रश्न बहुत सरल लगा होगा। तो यहाँ पे पूछा है वे अनुच्छेद बताना है जो राष्ट्रीय महत्वों के स्मारक हों, स्थान हो या वस्तुएं हों, उनका संरक्षण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में बताया गया है। और अनुच्छेद 49 किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद दिया है 48। तो अनुच्छेद 48 की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कृषि और पशुधन की बात की गई है। ठीक है, कृषि और पशुधन की बात की गई है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 43 में तो इसमें जो है कुटीर उद्योग की बात की गई है। ठीक है, कुटीर उद्योग। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 48A की, तो इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ अनुच्छेद और पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 50 पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 50 की जब बात आती है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कार्यपालिका और जो न्यायपालिका उसका पृथक्करण की जो बात की गई है वो किस में की गई है? तो ये अनुच्छेद 50 में की गई पृथक्करण की। ठीक है, उसके बाद जो पूछा जाता है एक अनुच्छेद और पूछा जाता है, कौन सा? तो अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में जो है किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, शांति और सुरक्षा की बात। उसके अलावा अगर बात करते हैं एक अनुच्छेद और महत्वपूर्ण बनता है। कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण बनता है? तो वो अनुच्छेद बनता है अनुच्छेद 44 जो यूसीसी की बात करता है। ठीक है, मतलब समान नागरिक संहिता की। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है उत्तराखंड। और दूसरा राज्य बनने वाला है जो है गुजरात। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को से लिया गया था। तो यहाँ पे बताना है जो मौलिक कर्तव्य वो किस संविधान से लिए गए थे। तो यहाँ पे दिया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि सोवियत संघ से लिए गए थे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं ये कब जोड़े गए? तो एक 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, इसके द्वारा ये शामिल किए गए। और मूल संविधान में 10 जो थे क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे। अब 10 थे, उसके अलावा अगर बात करते हैं क्या थे तो इसमें मौलिक कर्तव्य कौन से समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण संघ समिति थी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, ये समिति भी पूछी जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं अब वर्तमान में कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। अब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 का में मिलता है, अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। और जो 11वां जो जोड़ा गया है वो जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 का, इसके द्वारा जो है जोड़ा गया 11वां जो है मौलिक कर्तव्य। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अगर आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से जो लिया गया है वो जो है डीपीएसपी मतलब जो लिए गए हैं राज्य के नीति निषेध तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है, अनुच्छेद जो है 36 से
51 संबंधित है। अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट लिए गए, ठीक है। फंडामेंटल राइट, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो मिलता है भाग 3 में, अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो इसे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है, ठीक है। अगर आपने स्रोत वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया? तो यहाँ पे जो है 4 समूहों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। किसने? तो भरत मुनि ने, जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 वर्गों ये बताए गए हैं, ठीक है। 4 वर्ग, जिसमें ढोलक, तबला है, ठीक है, ठोस यंत्र हैं, वायु वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, और इसमें तार वाले वाद्य यंत्र हैं। तो ये जो है ये 4 वर्गों में यही पूछा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित जो है यहाँ पे अनुच्छेद 214 दिया है, 188 दिया है, 248 दिया है, 148 दिया है। तो इसका जो है यहाँ पे अभी राज्य का बात हो रहा है, तो राज्य की बात अगर बात करते हैं, राज्य की बात भाग 6 में की गई है, ठीक है, भाग 6 में की गई। और उसी के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 214 से 231 तक संबंधित है, ठीक है। उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगर पूछ ली जाए उच्च न्यायालयों की जो है वर्तमान में कितने हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अगर आपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो है यहाँ पे 214 में क्या बताएगा, उसके गठन और शक्तियों की बात, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना उच्च न्यायालयों के। अगर पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, क्योंकि ये अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद जो है 219 संबंधित है। अगर पूछ लिया संघ राज्य जो है, संघ राज्य क्षेत्रों के जो हैं उसमें उच्च न्यायालयों से संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद जो है 241 संबंधित है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो है एक अनुच्छेद आया है ये वाला 148, तो इसमें जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, ठीक है। अब ये जो है अनुच्छेद पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा, क्योंकि इनकी हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं। तो नियुक्तियों की जब बात आती है तो ये जो है के संजय मूर्ति जी जो है नियुक्त किए गए हैं, के संजय मूर्ति जी नियुक्त किए हैं। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे कुल मिला के ये पूछा है, बजट जो है उसका जो है किस रूप में प्रस्तुत किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बजट को। मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बजट शब्द का प्रयोग है भारतीय संविधान में, तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की बात जो करता है वो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 112 करता है, ठीक है, अनुच्छेद 112 करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि बजट जो है सबसे पहले 1860 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1947 में जब स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश किया था षणमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। अगर पूछ रहे हैं बजट सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार, ठीक है, 10 बार। इतनी चीज़ आपको स्टैटिक में याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं कि पेपरलेस बजट पहली बार कब पेश किया गया था, तो 2021-22 का पेश किया गया था, ठीक है। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगली बार कि इस बार जो बजट पेश किया गया है 1 फरवरी में जो बजट पेश किया गया है किसने, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पेश किया है, ठीक है। अपने शासनकाल का कौन सा बजट पेश किया, तो 8वां बजट पेश किया। ये बात महत्वपूर्ण बात बन जाती है, उन्होंने अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया। उसके अलावा ये पूछा जाएगा कि जो है बजट में कि ऐसी भारत की पहली महिला बन गई
कि जो 8वां बजट पेश करने वाले, तो ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। तो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं बजट इस बार जो पेश किया गया है, ठीक है, बजट इस बार जो है लगभग 50 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर था, 50 करोड़ 65 लाख कोई करीब था बजट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ये पूछा जाएगा कि बजट जो है, उसमें बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई, जैसे जल जीवन मिशन चल रहा था, उसमें जो है क्या कर दिया है, उसकी आयु जो है सीमा बढ़ा दी गई, 2028 तक उसका जो है अवधि बढ़ा दी गई है। मखाना बोर्ड की स्थापना जो है बिहार में की जाएगी। और जो केसीसी लोन मिलता था, पहले 3 लाख मिलता था, अब उसको 5 लाख बढ़ा दिया गया। ऐसी महत्वपूर्ण जो है घटनाएं हुई हैं, तो इनको जो है इसमें बजट में बताया गया है। अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।